क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। कहते हैं जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है, जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है, सफलता की सीढ़ी वही चढ़ता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसलिए कहते हैं मेहनत और संघर्ष के साथ पढ़ते जाइए। जितना आप संघर्ष करोगे, आज आप जो मेहनत करोगे, इस मेहनत मतलब जो मेहनत करोगे आप लोग आज जो पढ़ाई का जो दर्द आज आप सहन कर कर, इस दर्द को अगर आपने सहन कर लिया, इस पढ़ाई के दर्द को, तो आगे चलकर यही दर्द आपके लिए सबसे बड़ी मरहम का काम करेगा, सबसे बड़ी मलहम का काम करेगा, याद रखना। तो क्रांतिकारी जय भीम। आज हिंदी का जो पार्ट 4 डालना है, पार्ट चौथा, और इसमें आप लोग फिर से मैं कहूँगा जो जिसने भी पीछे का जो स्टार्टिंग जो शुरुआत से हिंदी को नहीं देखा वो पहले उसको देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि यूट्यूब चैनल पर भी कोई नए सर आए हुए हैं और जो बेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से कहूँगा हमारे सभी बहुजन साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे हिंदी में आपको मैंने स्वर्ण तक बता दिया था, वर्ण के भाग, अर्थात वर्ण कितने, मैंने 2 भाग में इनको तोड़ दिया था, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। मैंने स्वर को पूरा खत्म कर चुका हूँ। आज व्यंजनों क्या पढ़ना, आज व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो बात आती है व्यंजन पहले होता क्या है, आज क्या पढ़ना, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो बात आती है व्यंजन होता क्या है। तो सबसे पहले याद रखना जो व्यंजन होता है, इन्हें बोलने के लिए, जब व्यंजन को हम बोलते हैं तो इन्हें बोलने के लिए जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात इन्हें बिना दूसरों के ये कुछ नहीं कर सकते, ये परपोषी मान के चलो। व्यंजनों को ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हम जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते। सीधी बात, क्या जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते। कैसे स्वर की सहायता से, जैसे मैं कहूँ कै, कै, खे। अब देखो मैंने कहा कै के साथ में ये पूरा नहीं, अगर इस कै के साथ एक स्वर निकल रहा है, ये इसको कहूँ खे, तो खे के साथ में क्या निकल रहा है, एक स्वर निकलेगा ए। तो ये क्या हुआ, अर्थात व्यंजन ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ए को बोले तो हम कितनी भी बार ए कहते रहे, ए के साथ सिर्फ ए अकेले निकलेगा, इसके साथ कोई और दूसरा वर्ण नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप व्यंजन वर्ण बोलोगे, व्यंजनों को बोलोगे, तो इनके साथ स्वरों की ध्वनि निकलती है। इसलिए कहते हैं कि स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो याद रखना, आज से जो आपको पढ़ना व्यंजनों का वर्गीकरण। अब बात आती व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। वन मिनट। तो पहले बात आती अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन के आधार पर, तो याद रखना अध्ययन के आधार पर हम व्यंजनों को 3 प्रकार के, कितने होते, 3। वैसे कहीं अध्ययन के आधार पर 5 देखने को मिलते, लेकिन जो मैं, अब देखो टोटल व्यंजन कितने होते, 33। अब देखो 33 कैसे, पहले मैं अध्ययन की दृष्टि से कितने होते, 3। इन्हीं 3 प्रकारों में पूरा 33 व्यंजन आ जाएगा। कैसे, जैसे निकल कर आते हैं सब वर्ग होते हैं, हिंदी में क्या देखते हैं, वर्ग। तो पहले जो वर्ग आता कै वर्ग, अर्थात हम कह सकते हो अध्ययन के आधार पर कितने माना मैंने, 3। तो पहला कौन कौन, स्पर्श अथवा वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। दूसरा अंतास्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार अध्ययन की दृष्टि कितने, 3। और जो स्पर्श या वर्गीय होते कितने, 25। अंतास्थ व्यंजन होते 4।
और ऊष्म व्यंजन होते 4। जब आप इन सबको जोड़ दोगे 25 4 29, 29 4 33, तो ये टोटल कितने निकल के आते? 33 व्यंजन। इसलिए हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या होती है कितनी मानते? 33। याद रखना। अब बात आती है स्पर्श क्या कौन कौन से होते हैं, अंतास्त कौन कौन होते हैं और ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं। देखो जो अंतास्त व्यंजन होते, सबसे पहले अंतास्त को अंतास्त व्यंजन कौन कौन से होते? या, रा, ला और वा, ये 4 होते कौन? अंतास्त व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी, इन्हीं का दूसरा नाम है इनका ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स कमा है, ये 4 होते ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ये 4 होते अंतास्त व्यंजन। अतः इनकी संख्या 4 और इनकी संख्या 4। और स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कितने होते? 25। कौन कौन? इसमें कैसे देखो, इसमें हमें याद रखना है सबसे पहले क्या, कोई आवाज हम कोई जब कुछ बोलते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते? कंठ से। कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, इसके बाद दंत, दांतों तक आवाज आती, ओष्ठ, ओठों के माध्यम से बाहर निकल आती ये। और इसमें कौन सा? इसमें पहला आता का वर्ग, याद रखना, कचट तप, कचट तप, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में क्या? 5। कौन कौन? का, ख, ग, घा। अब देखो क्या ये सही लिखा है गलत लिखा, पहले ये बताओ। कुछ शब्द ये बताओ ये सही है या गलत है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या हो जाएगा? गलत। अब सही करने के लिए क्या रखेंगे? यहाँ बिंदी। देखो कुछ बिंदियों को समझाते, एक चीज याद रखना, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे ये लाइन होती है ऊपर, हम किसी भी वर्ण के ऊपर लाइन खींचते और कभी कभी एक नीचे लाइन होती। तो याद रखना इस जो लाइन, इस रेखा को बोला जाता है शिरोरेखा। इसको क्या बोलते? शिरोरेखा। और जो इस लाइन को बोलते हैं खड़ी पाई। खड़ी पाई, इसको शिरोरेखा, इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। अब एक बात और याद रखना, मैंने कहा इस कभी कभी बिंदी यहाँ रहती, कभी कभी यहाँ रहती बिंदी कोई, कभी हम इसको यहाँ रख देते और कभी कभी यहाँ रख देते। इन बिंदुओं का मतलब क्या होता है? तो याद रखना जो किसी भी शिरोरेखा के ऊपर होती इसे बोला जाता अनुस्वार। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई बिंदु होगी उसे बोलते अनुस्वार। और जो खड़ी पाई के इस तरफ होती, खड़ी पाई ऐसे खड़ी, तो हमारे खड़ी पाई देख, खड़ी पाई की कुछ आगे रहेगी कोई पीछे रहेगी, तो खड़ी पाई के जो आगे रहेगी इसको बोला जाता पंचमाक्षर। पंचमाक्षर अर्थात हर वर्ग का 5वां अक्षर। पंचमाक्षर का मतलब ये जो आएंगे, अभी देखो ये चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, 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 ता, था, दा, धा, ना, पा,
बा भा मा। अब देखो मैंने कहा पंचमा अक्षर होते किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर कौन है? ये इन्हें बोला जाता है क्या? पंचमाक्षर। ये पंचमाक्षर। ये बिंदी को क्या बोलते हैं? इस अगर इस तरह होगी इसको बिंदी। और ये बिंदी किस में लगती है? सिर्फ एक ही वर्ण में का वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ण में ही सिर्फ पंचमाक्षर की बिंदी लगाया तो इन सबको बोलते पंचमाक्षर। अंत के अक्षर पंचमाक्षर। तो याद रखना अनुस्वार ऊपर, अगर सिररेखा के ऊपर है तो अनुस्वार, और खड़ी पाई के इस तरफ है उसके आगे तो पंचमाक्षर, और इस तरफ है अगर खड़ी पाई के पहले तो इसको बोला जाता है नुक्ता। अगर खड़ी पाई के नीचे है कोई बिंदु, देखो इसको बोला जाता है ताड़न जात। ताड़न जात या उत्क्षिप्त। इसको बोलते ताड़न जात या उत्क्षिप्त। तो जैसे ये देखो इनको हम क्या बोलते हैं? ये क्या इनके यहाँ लगा सकते? याद कर रखना, अगर हम इनके नीचे अगर लगा देंगे तो ताड़न जात बन जाएगा और ये टा वर्ग से हट जाएगा। और जब तक ये इसके नीचे ये बिंदी नहीं है, ताड़न जात की बिंदी नहीं है, तब तक क्या टा वर्ग में गिने जाएंगे। अगर इसको हम बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ताड़न जात या उत्क्षिप्त वर्ण बन जाएगा। और इसको बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता सिर्फ हिंदी के 5 वर्णों में लगाया जाता है। नुक्ता की जो बिंदी होती हिंदी के 5 वर्णों में लगाई जाती। कौन कौन? का, खा, गा, जा, फा। यहाँ ये 5 वर्ण ऐसे इन्हें बोलते अरबी। ये कब लगती? अरबी भाषा के शब्दों में, अरबी या फारसी। ये बिंदी जब भी यहाँ लग जाए समझ लो, अगर ये नुक्ता का यदि बिंदु ना लगी हो तो ये हिंदी के वर्ण कहलाएंगे। अगर नुक्ता की बिंदी लग जाने से क्या बन जाते हैं? अरबी या फारसी के वर्ण बन जाते हैं। तो याद रखना। और इनको भी हम क्या कहते हैं? इनको संघर्ष वर्ण भी कहा जाता है। संघर्षी, इन्हें संघर्षी वर्ण भी कहा जाता है। संघर्षी कह सकते हो या ऊष्म वर्ण में रखा जाता है। अब बात आती ये जो है, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ 3 है। इन तीनों को किसमें? एनसीईआरटी में बताया गया। और सबसे पहले इन सबके 5 के बारे में किसने बताया? कि जो अरबी फारसी के शब्द हैं इन 5 के बारे में बताया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। याद रखना, राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद। याद रखना, सबसे पहले इन अरबी फारसी के जो शब्द है इनको सबसे पहले किसने बताया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ 3, 1 2 3 गा जा फा कोई एनसीईआरटी के थ्रू माना गया। लेकिन जब पेपर में पूछा जाए अरबी या फारसी कितने शब्द है हिंदी में, तो याद रखना कितने? 5। हम 3 को नहीं लगाए थे। 3 एनसीईआरटी में दिएगा, लेकिन पेपर में जो आयोग को क्वेश्चन आता है उसमें जो आंसर रहता है उसमें 5 रहता है। याद रखना। अब बात आती है देखो इसमें, जैसे ये कभी कभी झा को हम लिखते हैं ऐसे झांसी लिखते। ऐसा क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या हिंदी वर्ण का मानक रूप है? क्या यह है? क्या ये मानक रूप है? तो याद रखना हिंदी का मानक रूप नहीं है। अब नया जो अपडेट आया वो क्या है? ये मानक रूप है। ये हिंदी का मानक रूप है, पर ये क्या है? ये अमानक है। ये क्या है? ये अमानक। क्वेश्चन पूछे क्या है? मानक है, तो कहेंगे नहीं ये मानक नहीं है, मानक रूप ये है। ये क्या है? अमानक। अमानक। ये क्या है? अमानक रूप। याद रखना। और इसमें भा, ये जो भा होता, भा कभी कभी हम ऐसे लिख देते, तो ये भी हमारा क्या है? अमानक रूप होगा। लेकिन सही भा कैसा होगा? ऐसे गौड़ैया था। और जब भी याद रखना जो सिरो रेखा कभी
इसके ऊपर से कभी नहीं गुजरता। अगर इसके ऊपर से गुजर जाए, ये है, यहाँ से आती सिर, अगर इसके हम ऊपर से गुजार देंगे तो ये का वर्ग का चौथा वर्ण बन जाएगा। याद रखना, इसके ऊपर से कभी भी सिर रेखा नहीं गुजरती, याद रखना। अब अध्ययन के आधार पर हो गया कितना, 3, सबको मिला देंगे तो हमने क्या कहा था, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, एक के अंदर 5, ऐसे कितने 5 वर्ग हैं, तो 5 25, इनकी संख्या कितनी हो गई 25। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कितनी 25, 25 4 अंतास्त व्यंजन हो गया, 25 4 29, और 29 4 कितने हो गए 4 ही होते, उसमें संघर्षी कितने 33। तो टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती 33। तो पहला अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन के आधार पर। अब दूसरा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। इसके बाद सेकंड आएगा आपका घोष या कंपन के आधार पर। घोष या कंपन के आधार पर तो याद रखना, घोष या कंपन के आधार पर कितने होते, 2 प्रकार के, एक आघोष, एक होता सघोष, और इसी का दूसरा नाम भी बोल देते घोष। याद रखना, अघोष या सघोष। अब बात आती है अघोष, आ का मतलब क्या होता है नहीं, और घोष का मतलब होता है कंपन। आ का मतलब नहीं, उस घोष का क्या कहते कंपन। कंपन, तो याद रखना, जिसमें कंपन ना हो रहा हो, सघोष का मतलब होता है साथ या सहित, और घोष क्या हो गया कंपन। मतलब ऐसे वर्ण कह सकते हैं अघोष, ऐसे वर्ण जिसमें कंपन नहीं हो रहा हो उन्हें कहते हैं अघोष, और जिसमें जो कंपन के साथ बोले जा रहे हैं उन्हें कहते हैं सघोष या घोष। तो बात आती है अघोष कितने होते और सघोष कितने होते हैं। याद रखना, जो अघोष होता है तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, जैसे का वर्ग था, याद रखना प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तथा दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तथा दूसरा वर्ण क्या कहलाता है अघोष। और इसके साथ क्या तीनों से ये कहलाते क्या अघोष। अब बात आती सघोष में क्या देखो, पहला और दूसरा इसमें चला गया, बचा क्या तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और इसके साथ में क्या सभी अंतास्त या वा रा ला, सभी अंतास्त, और इसी में आते सभी स्वर, इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, ये क्या है सघोष। और इसमें क्या कहा, प्रत्येक वर्ग का पहला, ऐसे कर तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और तथा दूसरा,
तथा दूसरा वर्ण और तीनों सा, ये क्या कहलाते हैं? अघोष। याद रखना। इसके बाद आती घोष कंपन के आधार प्राण वायु के आधार पर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा प्राणवायु। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर याद है ना, प्राणवायु के आधार पर कितने होते हैं? दो। एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब बात आती अल्प प्राण क्या होता, महाप्राण क्या होता। प्राणवायु से मतलब है, जैसे हम कोई सांस लेते, किसी वर्ण को बोलते समय हम क्या लेते? सांस लेते। तो याद रखना जो अल्प प्राण क्या होता। अल्प प्राण मतलब जब हम किसी वर्ण को बोलते समय अपने मुंह से श्वास कम निकले, कम मात्रा में जिसमें प्राणवायु निकले, अर्थात जो सांस है, जो वायु है, कम मात्रा में निकले वो अल्प प्राण, और जहाँ अधिक मात्रा में निकले वो महाप्राण। अब बात आती है अल्प प्राण क्या होता है, मतलब कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण में आते हैं, कौन कौन से वर्ण महाप्राण में आते हैं। तो याद रखना जो अल्प प्राण होता, प्रत्येक वर्ण का जब एक चीज और बता दूं, इसके बाद इनको शुरू करो। एक चीज आप जरूर याद रखना, जब भी किसी भी वर्ण को याद करना है तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर मान लो कभी कभी क्या होता, अल्प प्राण, महाप्राण, प्राणवायु, तो मतलब हम कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते कि प्रत्येक वर्ण का मैंने जैसे कह दिया, इसमें मान चलो इसमें कह दिया दूसरा चौथा, इसमें कह दिया होता ही दूसरा चौथा क्या। चलो पहले लिख दूं, देखो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और सभी अंतास्त व्यंजन। सभी अंतास्त व्यंजन कौन कौन? या, रा, ला और वा। सभी अंतास्त व्यंजन और इसी के साथ सभी स्वर भी। सभी स्वर ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। याद रखना, एक इसके बारे में किसने बताया था? कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु के ही कहते हैं। हिंदी का पाणिनि पूछे तो कामता प्रसाद गुरु। और कह सकते हैं अपभ्रंश जो भाषा होती, अपभ्रंश भाषा का जो पाणिनि बोला जाता वो हेमचंद्र को बोलते हैं। याद रखना। महाप्राण, अब देखो पहला, तीसरा, पांचवा इसमें आ गया तो बचा क्या? दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण। अंतास्त आ गया, इसमें स्वर आ गया, बचा इसमें क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। सा, हा क्या है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसमें आएंगे? इसमें ही क्या कहलाते हैं? महाप्राण। इसके बाद चौथे नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इसके बाद चौथा आता उच्चारण के आधार पर। फिर पांचवा आएगा उच्चारण स्थान के आधार पर। देखो चौथा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर। इसके बाद आएगा उच्चारण स्थान के आधार पर। उनका स्थान कहाँ से बोलते हुए। उच्चारण मतलब बोलना,
तो एक उच्चारण, अगर उच्चारण के आधार पर लिखा हो तो होता 8 प्रकार के। कौन कौन? देखो, स्पर्श व्यंजन पहला, स्पर्श, दूसरा संघर्षी व्यंजन, वन मिनट, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, तीसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श, वन मिनट, स्पर्श व्यंजन, संघर्ष, इसके बाद क्या था? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चौथे नंबर पर आता नासिक, नासिक। पांचवें नंबर पर आपका आता संघर्षहीन, संघर्षहीन कहो या फिर इन्हीं को अर्धस्वर बोला जाता, अर्धस्वर। पांचवा, छठवा फिर कंपित, पार्श्विक, पार्श्विक। आठवां ताड़न जात या उच्छिप्त, इन्हीं को बोला जाता है उच्छिप्त। ये होते हमारे 8। अब बात आती कौन कौन से वर्ण। जो स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श या वर्गीय बात एक ही हुई। अब इसमें इनकी संख्या होती है कितनी? 16। उसमें होते कितने? 25। इसमें 16। उसमें इसमें जो लास्ट का 5वां अक्षर होता है इसको नहीं लेते, डौड़नम जो रहता है लास्ट में, इसको हम छोड़ देते हैं। और का वर्ग में का, खा, गा, घा, बस। कचट तब के ओनली 4 अक्षर। का वर्ग, चा वर्ग को छोड़ देंगे, इसमें चा वर्ग इसमें आएगा संघर्षहीन, स्पर्श संघर्ष, इसमें आएगा आपका चा वर्ग। 4 से चा, छा, जा और झा, ये सिर्फ 4 आएंगे सभी में। इसमें अभी 4 आएंगे। 5 वर्ग 5 होती है, एक वर्ग इसमें आ गए तो बचे कितने? 4 वर्ग, 4 चुको 16। ऐसे का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सभी के 4 वर्ण, इन सभी के 4 वर्ण। संघर्ष मात्र वही होते क्या? सा, 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 हा। कितनी संख्या होती है इनकी? 4। स्पर्श संघर्ष 4 वर्ग, इसमें भी कितनी संख्या होती? 4। नासिक में क्या होता? सभी पंचमाक्षर, सभी पंचमाक्षर। सभी वर्ग के अंत में जो लास्ट में रहते डौड़ ना, वही पंचमाक्षर। संघर्षहीन अर्धस्वर अर्थात या और वा, मतलब संघर्षहीन या अर्धस्वर उन्हें कहते हैं 2 स्वर जिन्हें बोलने के लिए जब हम, इनका नाम है या, हमारी जीभ कहीं टकराती नहीं, कहीं भी नहीं टकराएगी जीभ आसपास, मतलब कहीं कोई समस्या ही नहीं होगी, आधे स्वर आराम से निकल जाते। या और वा को कहते हैं अर्धस्वर। फिर कंपित एक होता है, कौन? रा, रा को बोलते हैं प्रकंपित। पार्श्विक बोला जाता है ला को। और ताड़न जात या उत्क्षिप्त होते, देखो ये मैंने बताया जहां नीचे होगी बिंदी, ये एड़ा, अड़ा, अड़े और अड़े, ये 2 अड़े और अड़े, ये 2 होते ताड़न या उत्क्षिप्त। अब बात आती है उच्चारण स्थान क्या, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। अब लास्ट आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। पांचवा उच्चारण स्थान, उच्चारण
स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखो कुछ उच्चारण उस स्थान के आधार कौन कौन से, मतलब उच्चारण को हम बोल कहाँ से रहे, जो वर्ण ही निकल कहाँ से रहे, मेन चीज ये होता ये जो वर्ण ही निकल कहाँ से रहे, इसके बारे में ये होता उच्चारण स्थान। सुनो 1 मिनट। पहले में क्या आएगा, वर्ण, वर्ण में अर्थात व्यंजन है या स्वर, किसको रखेंगे। इसके बाद इसका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के बाद उसका क्या नाम, बस और कुछ नहीं। अब देखो हमें याद रखना, मतलब सीधा देखो एक बार ये पहले याद होगा सब कुछ याद हो गया। ये कैसे, वर्ण में जैसे पहले स्वर होता क्या, आ छोटा बड़ा आ, क्या आएगा वर्ण में, छोटा आ बड़ा आ। इसका वर्ग कौन सा आता है, पहला का वर्ग, इसमें का वर्ग। देखो छोटा बड़ा पहला, 2 स्वर, फिर इसके बाद का वर्ग। जब नीचे आओगे छोटा बड़ा के बाद क्या आएगा, फिर छोटा ई बड़ा ई, और इसमें विसर्ग को भी रख देती, याद रखना। आहा, छोटी ई बड़ी छोटा, फिर छोटी ई बड़ी ई, छोटा बड़ा छोटी ई बड़ी, का के बाद जा वर्ग। यहां से स्टार्ट होता क्या, फिर या किरण से और सा। देख लो पहले एक 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 ही किरण दो, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इसके बाद आती री, री, चा वर्ग के बाद टा वर्ग, या के बाद रा, ये सा का पा वाला सा षटकों, इसके बाद री के बाद लेर, टा के बाद ता वर्ग, या रा के बाद ला, और सा के बाद फिर से क्या आएगा, सा। इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पा वर्ग। बस देखो उच्चारण स्थान कहां से, पहला क्या होता, कंठ, अर्थात इसको नाम दिया गया कंठ है। कंठ के बाद कोई भी आवाज बाद में क्या आता, गले के बाद आती तालू पर, तो क्या होता दूसरे ना, तालू, अर्थात इसको कहते तालब। कंठ तालु का मूर्धा, इसको बोलते मूर्धन, नाम दिया गया मूर्धन। इसके बाद ये दंत, इसको बोले दंत, दंत। इसके बाद ओंठ पर आती बात, ओष्ठ, इसको बोला जाता ओष्ठ है। अब देखो अब हमारे पास बचा क्या है, अब ए आए, ओ आओ, ओ आओ, इसके बाद ओआ बच गया, हा बच गया, यहाँ आ नहीं रहा, इसमें हम ऊपर कर देंगे इसको। देखो जब भी ए किससे मिलकर बनता है, छोटा आ और ई से मिलकर, अर्थात आ प्लस ई, जब इन दोनों को मिला दें तो किसका निर्माण होता, ए का। और छोटा किस में आता, कंठ में, छोटा ई किस में आता, तालु। तो ए और आए, ए आई किस में आता, कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, अर्थात कंठ तालब, कंठ तालब, नाम क्या दिया इसको, कंठ तालब।
इसके बाद देखो ओ कैसे बनता, छोटा आ और ऊ से मिलकर बनता क्या, ओ। तो छोटा आ तो होता कंठ में और छोटा ऊ किस में आता, ओष्ठ में। क्या आएगा, कंठ ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, इसको बोला जाता कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। वाह, क्या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हुआ, हाँ। इसके बाद रह गया अंग, अनुस्वार, अभी तो दिख रहा है, देखो कंठ, इस पर इसको बोला था दंत, वाह, दंत प्लस ओष्ठ, या था दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। इसके बाद हा, हा बोलते स्वरतंत्र, स्वरतंत्र। और एक जो हमारा लास्ट रहता अनुस्वार, अनुस्वार अंग, इसको बोला जाता नासिक, अनुस्वार अंग रह गया, अनुस्वार को बोला जाता नासिक। ये हमारी पूरी चार यहाँ से व्यंजनों की छुट्टी। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे जो होगा, आगे अब यहाँ से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आने लगी, तो वीडियो आगे का जो वीडियो है, अब स्वर खत्म हो गया हमारा और व्यंजन भी खत्म हो गया। अब बात आएगी क्या, वर्ण के बाद क्या चलता, शब्द। तो वर्णों से मिलकर बनता शब्द, शब्द से मिलकर बनता वाक्य। तो अब हमारा दूसरे नंबर पर जो स्टार्ट होने वाला है शब्द, कल से न्यू इसका जो वीडियो आएगा शब्द, हो सकता लाइव आऊँ, तो कोशिश करूँगा लाइव आऊँ, वरना थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लाइव नहीं आ सकता। इसलिए याद रखना, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों को बताइए कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से ही चैनल है, उन्हीं लोगों के द्वारा, प्रेशर के द्वारा कि सर आप पढ़ाइए और बच्चों को, हमारे बहुजन समाज के जितने लोग, सभी लोग आएँ और पढ़ाई करें। इसलिए फिर भी कहूँगा मैं सबको, मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।